हेलो 10th वाले बच्चों, क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डेट आज हो गया 2 सितंबर 2020। लेक्चर 9। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कल के क्लास में लेक्चर 8 जिन्होंने नहीं देखा, जो लोग वीडियो का सीधा टाइटल देख कर आ गए, ऐसा मत करो। मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा सब्जेक्ट को एकदम थॉरो स्टडी करो। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उन लोगों को एक बात बताया गया था, उन लोगों को एक बात बताया गया था। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था कि जो मेटल्स नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में वो जनरली सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, उसको किसी तरह से ऑक्साइड बनाया जाता है। टू बी प्रिसाइज, रोस्टिंग से ऑक्साइड बनाते हैं, फिर उसको गर्म करते 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 ही उसमें से मेटल्स को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर बताएगा जो मेटल्स मॉडरेट है, बीचों बीच में रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि जिंक, वो दो फॉर्म में उसके ओर्स मिलते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में और कार्बोनेट के फॉर्म में। सल्फाइड में करते हैं रोस्टिंग, नहीं देखा हो लेक्चर 9 या लेक्चर 8 देखो, समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में जाकर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, है ना। तो सल्फाइड है तो उसमें रोस्टिंग करके ऑक्साइड बनाते हैं। कार्बोनेट है सी से सी, तो उसमें कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड बनाते हैं। एक बार जब मेटल का ऑक्साइड बन गया तो उसको हम लोग कार्बन के साथ रिड्यूस करवा करके मेटल्स को बाहर निकाल देते हैं। इसी में कल आपको बताया गया था कि अच्छे बच्चों के दिमाग में उठता है, जब रिड्यूस ही करवाना है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल से करवा सकते हैं क्या। कल के वीडियो में बताया गया था बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहां पर होगी? प्रॉब्लम यही होगा कि जब हम लोग मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं और उसको हम लोग किसी हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं, तो रिडक्शन तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। रिडक्शन तो बच्चों का खेल है, रिडक्शन तो बहुत ही आसानी से मेटल रिड्यूस होकर के निकल आएगा। लेकिन साथ में बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। इतना हीट इवॉल्व हो सकता है कि आपका जो प्रीसियस, जो महंगा मेटल है, वो पिघल करके मोल्टेन फॉर्म में आ जाए। तो कभी वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, कभी हो सकता है चलो ठीक है मोल्टेन फॉर्म में मिला तो भी ठीक है, और कभी कभी वो हमको घाटे में भी रख सकता है कि हमारा प्रीसियस मेटल जो है वो पिघल गया है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू किताब में आपको समझाया गया है। पहले इसको लिख लो लैंग्वेज। बिसाइड्स यूजिंग कार्बन, अब सीधा कार्बन का तो इस्तेमाल नहीं करते, कोक का इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड्स यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, समटाइम्स हम लोग चाहें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसका इस्तेमाल करेंगे? द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। जैसे कि एक एग्जांपल आपकी किताब में दिया हुआ है, आप अपने से सोच करके कुछ एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। ये मैंगनीज ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ इसको रिड्यूस कर रहा है, ये मैंगनीज का ऑक्साइड है। वैसे हम लोग को मालूम होना चाहिए कि मैंगनीज का जो ओर है वो खुद ही ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलता है, बट उससे मतलब नहीं है। मेटल का ऑक्साइड है, इसको रिड्यूस करवा रहे हैं एक रिएक्टिव मेटल सच एज एल्यूमिनियम से, तो रिडक्शन होकर मैंगनीज तो निकल जाएगा, बट ये जो इतना इनर्मस अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, ये हीट इस मैंगनीज को पिघला देगा और ये अपने लिक्विड या फिर मोल्टेन फॉर्म में आ जाएगा। These reactions are highly exothermic. The amount of heat evolved is so large that the metals are produced in their molten state. ठीक है। अब कभी फायदेमंद हुआ, कभी नुकसान हुआ। इसी में आपको एक आयरन के बारे में समझाया गया है। यह आयरन का ऑक्साइड है, यह आयरन का ऑक्साइड है। यू कैन से आयरन का एक ओर है, आयरन का ऑक्साइड है। इसको जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाए, रिड्यूस करवाए, आयरन तो आएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आएगा, ढेर सारा अमाउंट ऑफ हीट आएगा। ये हीट इस आयरन को पिघला देगा। इस केस में इस पिघले हुए आयरन का इस्तेमाल हम लोग, आप लोग छोटे क्लास से आप लोगों को मालूम है, रेलवे ट्रैक्स क्रैक आ जाता है रेलवे ट्रैक्स में, उसको जोड़ने के लिए हम लोग इस मोल्टेन आयरन का इस्तेमाल करते हैं। अब पिघला हुआ आयरन को सब जगह हमें मिलता नहीं है, हमें मिलता है आयरन का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा करके इस हीट से इस आयरन को पिघला देते हैं, और इस पिघले हुए आयरन का इस्तेमाल हम लोग रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में, या फिर मशीन का पार्ट जो मेटालिक है वो क्रैक हो जाए उसको ज्वाइन करने में इस्तेमाल करते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन।
ठीक है, इसको लिख लो। तो बिसाइड्स यूजिंग carbon to reduce metal oxides to metal, sometimes displacement reactions can be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में, बट ये डिस्प्लेस कर तो देता है बट इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकालेगा कि मेटल को पिघला दे सकता है, जैसे कि मैंगनीज ऑक्साइड के केस में मैंगनीज पिघल जाता है। बहुत हाईली रिएक्टिव, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है ये, आपके मेटल्स जिसको आपने बड़ा मेहनत से निकाला है उसको पिघला सकता है। अब इसी में आयरन ऑक्साइड वाला बताया कि आयरन का ऑक्साइड लो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। आयरन ऑक्साइड सीधा आयरन का एक और है, आयरन रिड्यूस होकर निकल तो जाएगा बट इतना इनर्मस अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा कि इससे आयरन पिघल जाता है, और इस पिघले हुए आयरन का इस्तेमाल हम लोग रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में या फिर मशीन पार्ट्स का क्रैक को ज्वाइन करने में इस्तेमाल करते हैं। हर जगह पर तुम पिघला हुआ आयरन तो रख करके चल नहीं सकते, इसी रिएक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं और इस रिएक्शन को हम लोग थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। नोट कर लो फटाफट। अब जो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स जो लो है रिएक्टिविटी सीरीज में उसके बारे में लिख लिए। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स जो मिडिल में है रिएक्टिविटी सीरीज में उसके बारे में लिख लिए। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब जो मेटल्स टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है ना, हम लोग उसका किसी भी तरह से ऑक्साइड बना ही सकते हैं, और अगर बना भी लिया ऑक्साइड तो उसको आप रिड्यूस नहीं करवा पाइएगा क्योंकि ये खुद ही बहुत रिएक्टिव मेटल है। कोई भी मेटल इन हाईली रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड में से इसको रिड्यूस करवा करके मेटल बाहर निकाल भी नहीं पाएगा, और इस तरह से करते भी नहीं है ना। हाँ, इसमें लिखेंगे द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, दे आर जनरली फाउंड इन देयर मोल्टेन क्लोराइड सॉल्ट स्टेट। पहले भी लिखवा चुका हूं ये, ठीक है। और इसको हम लोग ना ऑक्साइड से, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इन सब मेथड से नहीं निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम लोग एक जेन्युइन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में कैथोड में मेटल्स डिपॉजिट होगा, एनोड पे अगर मेटल क्लोराइड है तो क्लोराइन गैस जो है वो निकलेगा एनोड पर, ठीक है। इसमें हम लोग प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड्स लेते हैं पॉजिटिव निगेटिव बैटरी के साथ, डीसी सप्लाई के साथ। उसका काम नहीं, मतलब अपना सर्किट कंप्लीट कर दिए। इसमें मोल्टेन फ्यूज NaCl जो है इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में इस्तेमाल कर देते हैं। ये जो मिला हमारा मोल्टेन क्लोराइड, इसी का इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट डीसी के थ्रू इसमें हम लोग करंट पास करेंगे। करंट पास करने के वजह से क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है इसके आयंस टूट जाएंगे, ऐसे Na+ में और Cl- में। कैथोड पर नेगेटिव, एनोड पर पॉजिटिव। ये जो Na+ है वो कैथोड के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, अभी 10th में भी पढ़ा है। Na+ का मतलब है इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, वही एक इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाए तो ये अपने एलिमेंटल स्टेट में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को मोल्टेन क्लोराइड से इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से कैथोड पे हम लोग अलग कर लेते हैं। अब एनोड पर हुआ क्या, तो इसमें Cl- जो है, Cl- ये पॉजिटिव वाला एनोड की तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा। होगा क्या, Cl- का मतलब क्या होता है, क्लोरीन माइनस का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स फालतू है, तभी तो उसके पास निगेटिव है। एनोड के पॉजिटिव के साथ जब वो चिपकेगा तो उसका जो माइनस वाला चार्ज है वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव मिल रहा है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, आप इस +2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, या फिर +2 इलेक्ट्रॉन। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव के साथ मिला है। क्लोरीन पर पहले से माइनस है, पॉजिटिव के साथ चिपकेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्लोरीन का आयन जब अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा, जो कि गैसियस फॉर्म में है। और क्लोरीन गैस जो है वो हमारा एनोड पर, तो क्लोरीन मिल जाएगा एनोड पर और मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर। इस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज का काम हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इसी में नोट बनाकर के आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे क्या कहां बनेगा,
वहीं पर है। कैथोड पर कौन बन जाएगा? एल्यूमिनियम। Al3 प्लस है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन करेगा। एनोड पर ऑक्सीजन गैस O2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वैसा ही और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो कैथोड में एल्यूमिनियम और एनोड में ऑक्सीजन गैस। अच्छा, ये 12 इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या किया हुआ? तो ये आपने जब मैंने पहले भी आपको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है तो आपको याद होगा, जब हम लोग इस तरह का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एक चीज मेक श्योर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो संख्या है वो बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें अगर आप मैथमेटिक्स एक चैप्टर पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो मैथमेटिकली आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, मैथमेटिकली थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, दिस इज 2Na। ठीक है, इस तरह से समझ आ रहा है ना? ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस होना चाहिए इसी वजह से। नहीं तो अगर आपको उतना लिखने का मन नहीं तो सीधा लिख दो Al3 प्लस, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, एल्यूमिनियम बना देगा, O2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और O2 बन जाएगा। बट ये इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम करने के लिए हम लोग इसको बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। ये नहीं भी करके लिखोगे, ये नहीं भी करके लिखोगे, एनसीईआरटी में नहीं बैलेंस करके लिखा हुआ है, तो बस कैथोड में क्या बना, कैथोड में क्या बना और एनोड में क्या बना, केवल वो लिख देने से भी मेरा तुम्हारा काम जो है वो बन जाएगा। सिर्फ कैथोड में मेटल बनेगा, एनोड पे गैस, सिर्फ वो लिख देने पर भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे टॉपिक है, बड़ा फेमस टॉपिक है चैप्टर का, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इट्स अ वेरी फेमस टॉपिक, वेरी फेमस टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो कई दिनों से आप लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम लोग मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, कई दिनों से पढ़ रहे हैं हम लोग किस तरह से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, कई दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह हम लोग मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। बट जब चार्ट बनाया था तभी आपको एक बात बता दिया गया था कि कोई भी मेटल किसी भी प्रोसेस से जब तुम एक्सट्रैक्ट करके उसके ओर से निकालते हो, फिर भी उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटीज जो है वो बचा रह जाता है। गैंग पार्टिकल्स को कितना भी रिमूव कर लो, बट फिर भी अंत में जो तुम्हारा मेटल्स रहता है वो इम्प्योर ही रहता है। उस इम्प्योर मेटल को तुम डायरेक्ट कमर्शियल यूज करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेटल्स तो तुमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, मेटल्स तो तुमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, बट वो मेटल्स जो फाइनली एक्सट्रैक्ट करके निकाला वो भी इम्प्योर ही है। उन इम्प्योर मेटल्स को प्योर फॉर्म में निकालने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कहते हैं। थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, लिखो द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। बहुत सारा प्रोसेस से आपको मेटल्स एक्सट्रैक्शन सिखाया गया। अंत में जो मेटल आता है वो प्योर नहीं होता है, दे कंटेन इम्प्यूरिटीज। गैंग तो पहले ही हटा लिए थे इनरिचमेंट ऑफ ओर में, फिर भी उसमें इम्प्यूरिटीज बच जाता है, विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। और इन सब में आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, करियर में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा मेथड्स होता है। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स जो है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये अरेंजमेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस तो करेंगे ही, किस तरह से लगाएंगे, किस तरह से इसको सेटअप करेंगे। सबसे पहले एनोड में हम लोग इम्प्योर कॉपर लेंगे। मतलब अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये डायग्राम कॉपर का है, स्पेसिफिकली एनसीईआरटी बुक में भी डायग्राम है, खास करके दिस इज डायग्राम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का हम लोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हम लोग कर रहे हैं। तो क्या क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में? पहला चीज आपको याद करना है कि एनोड पर तुम्हारा इम्प्योर कॉपर, जो तुम्हारा इम्प्योर कॉपर मिला है एक्सट्रैक्शन करके जो निकाले हो वो इम्प्योर है, वो जितना मोटा हो सके, थिक इम्प्योर कॉपर, थिक मोटा कॉपर एनोड में लेकर के लगाना है। और प्योर फॉर्म का कॉपर लो, प्योर फॉर्म का कॉपर वो जितना पतला से पतला हो सके तुम्हारे पास पहले से मौजूद होना चाहिए।
प्योर फॉर्म वाला कॉपर लेकर के कैथोड में, निगेटिव के साथ कैथोड, पॉजिटिव वाले को एनोड। ये हर बार पूछा जाता है 10th में, क्या ये 12th में, जेईई नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कैथोड किसको लेंगे, एनोड किसको लेंगे, तो याद रखना है एनोड में इम्प्योर मेटल लेंगे मोटा, कैथोड में बिल्कुल थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल हम लोगों को लेना है। अब सवाल है इलेक्ट्रोलाइट किसको लोगे, तो उसी मेटल का एसिडिफाइड, मतलब एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे और उसमें कुछ एसिड वगैरह ऐड करेंगे, HCl वगैरह को ऐड कर देंगे, यही इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में करना है, एनोड में उसी मेटल का इम्प्योर फॉर्म लेना है, कैथोड में उसी मेटल का प्योर फॉर्म लेना है। और करना क्या है उसको समझते हैं। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस शुरू कर देंगे, करंट फॉर्म होगा। करंट फॉर्म होने के वजह से ये जो तुमने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, HCl को भी मैं मिटा दूंगा, बट HCl लगाते हैं कंसंट्रेशन और क्या बोलते हैं उसको, सॉल्युबिलिटी, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है एकदम कंसंट्रेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी HCl का भी कोई काम नहीं है। तो हमारे पास था कॉपर सल्फेट टूटेगा तो जैसे Cu2 प्लस और SO4 2- इस फॉर्म में, ठीक है, कॉपर सल्फेट। अब होगा क्या जी, ये जो Cu2 प्लस है, बच्चों, ये जो Cu2 प्लस है, देख रहे हो, ये Cu2 प्लस यहां पर जाकर के फॉर्म होने लगेगा। ये जो Cu2 प्लस है ये यहां पर जाके अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव वाला इसके साथ अट्रैक्ट होगा। जैसे इसके साथ अट्रैक्ट होगा, Cu2 प्लस का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, वो इलेक्ट्रॉन कैथोड में पूरा होने लगेगा और यहां पर हमारा प्योर कॉपर धीरे धीरे जमा होने लगेगा। और जैसे ही उस इम्प्योर कॉपर के ऊपर कॉपर धीरे धीरे जमा होने लगेगा, तो ये वाला जो स्ट्रिप है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ये वाला स्ट्रिप जो है वो मोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक भाई जो कॉपर सल्फेट डाले थे उसी का Cu अगर निकल चला तो कुछ देर के बाद तो Cu खत्म हो जाएगा। फिर हमने ये एनोड बैनोड क्यों बनाया, ऐसे ही हो जाता, ऐसे नहीं होगा। ध्यान से अगर आप देखते हैं तो ये पॉजिटिव वाला है और यहां पर भी पॉजिटिव है, और कॉपर यहां पर भी हमने इम्प्योर कॉपर लिया है, कॉपर भी मेटल है ना, समझ आ रहा है। क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है वो तुम ऐसा समझ लो कि रिपेल कर जाएगा और इसमें से Cu2 प्लस यहां पर आ जाएगा, इससे ये जो एनोड में भी इम्प्योर कॉपर लगाए थे इसमें से Cu2 प्लस इधर आ जाएगा। और यू कैन से कि कॉपर है, यहां पर पॉजिटिव है, कॉपर का 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, कॉपर एक मेटल है, उसका 2 इलेक्ट्रॉन तुमने खींच लिया तो उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और ये प्लस वापस यहां से कूद करके यहां आने लगेगा। तो जो इस कॉपर सल्फेट का Cu धीरे धीरे इसके पास जा रहा था, उतना ही कंसंट्रेशन इस एनोड से इम्प्योर कॉपर का इसमें आते रहेगा। इस हिसाब से मेरा जो कंसंट्रेशन है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का वो बरकरार रहेगा। और हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि इम्प्योर एनोड से कॉपर निकल करके प्योर कॉपर की तरफ जाने लगेगा। और धीरे धीरे ये वाला जो एनोड जो थिक वाला था वो धीरे धीरे पतला होकर के एकदम जहां तक हो सके उतना पतला हो जाएगा। इसमें से जो कॉपर हम लोग निकाल चलेंगे और कैथोड के पास कॉपर दे चलेंगे। और क्या था, इससे एक चीज ये हो गया, ये जो इम्प्योर कॉपर में जो इम्प्यूरिटीज था वो 2 तरह का था। इम्प्यूरिटीज 2 तरह के होते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। जो सोल्यूबल होगा वो इस सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। जो इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज है वो भारी होने की वजह से एनोड के नीचे जाकर के बैठने लगेगा। इसी को हम लोग एनोड मड कहते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे। द सोल्यूबल वाला जो इम्प्यूरिटीज है वो तो गो इनटू द सॉल्यूशन है, लेकिन जो इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज होगा वो सेटल डाउन करने लगेगा एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड। एनोड का मड कहलाएगा। और ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का, ठीक है। तो कैथोड में लेंगे
पतला प्योर मेटल एनोड में लेंगे, जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करके लाए हो बट वो इम्प्योर फॉर्म में है, और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बाद इम्प्योरिटीज अलग, इम्प्योर वाला सिर्फ पतला, प्योर वाला मोटा, और इम्प्योरिटी निकलने के बाद अब जो यहाँ पर सेटल डाउन होगा मतलब इसके साथ जो बनेगा वो प्योर मेटल होगा। ये तो बस एक नमूना था। इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हर मेटल्स का करते हैं। एक्सट्रैक्शन तुम किसी मेथड से कर लो, एक्सट्रैक्शन तुम किसी भी मेथड से कर लो, एक्सट्रैक्शन तुम किसी भी मेथड से कर लो, बट वो जो मेटल होता है वो इम्प्योर होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से हम लोग उस मेटल को प्योर कर लेते हैं। सो दिस मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो इसका कैथोड एनोड पर लिख लो, आप खुद से ही बता दो एनोड पर क्या होगा। एनोड पर क्या हो रहा था, एनोड वाला में कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा था, और ये Cu2 प्लस बन करके कूद जा रहा था, तो Cu माइनस 2 इलेक्ट्रॉन तो Cu2 प्लस बन गया। और कैथोड पे क्या होता है, ये Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे थे और ये कॉपर बन के डिपोजिट हो रहा था। तो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। बट हर मेटल का ही हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इसी तरह से करते हैं। इसको फटाफट नोट कर लो। इस चैप्टर का एंड पॉइंट पर कुछ होमवर्क आप लोग कुछ चीज आप लोगों को पढ़ना है। पढ़ा था कोरोजन, आपका होमवर्क रहेगा। कोरोजन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बचपन से आप लोग पढ़ रहे, तो कोरोजन जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। तो कोरोजन तो हम लोग अभी नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, पर सबको मालूम ही है ना। तो आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे गैल्वेनाइजेशन के बारे में। तो हमने पढ़ा है कि प्योर मेटल जो है वो कोरोड कर जाता है। इसी चैप्टर में पढ़े हम लोग कि अगर उस मेटल के ऊपर अगर ऑक्साइड वगैरह का लेयर जम जाए तो उसको फर्दर कोरोजन से बचाता है। फिर एनोडाइजिंग पढ़े। एनोडाइजिंग में तो आपको स्पेसिफिकली बताया गया कि किस तरह से हम लोग मेटल के ऊपर जानबूझ करके ऑक्साइड का लेयर लगा करके उसको फर्दर कोरोजन से बचाते हैं। उसी में वैसा नहीं है, ये काफी कॉम्प्लेक्स मेथड है। केमिकल मेथड से ज्यादा ये फिजिकल मेथड है। आपको मेथड के बारे में पढ़ना नहीं, सिर्फ डेफिनेशन जानना है। ऐसा ही एक मेथड है गैल्वेनाइजेशन। इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन, नाम से याद करना पड़ेगा, फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। मेटल के ऊपर मेटल चढ़ाना थोड़ा अलग स्टाइल है, थोड़ा अलग मेथड है। सीधा सिंपल केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस लिखने पर नहीं आएगा। इसके बारे में आप लोगों को सीनियर क्लासेस में पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है, डेफिनेशन जानना है। It is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. क्या करेगा, वही है, the galvanized article is protected against rusting. उसके ऊपर लेयर है जिंक का, रस्ट लगेगा भी तो पहले जिंक पर लगेगा, वो टूटेगा, ब्रेक होगा, तब तक आपका जो आयरन और स्टील का जो आर्टिकल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। इस मेथड को ही हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उसी तरह से प्योर मेटल एक तो बड़ा रस्टिंग को भी बड़ा जल्दी उसमें कोरोड वगैरह हो जाता है, दूसरा काफी महंगा भी है, तीसरा कई तरह का काम एक खास मेटल से हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आयरन बड़ा फेमस मेटल है, आप खूब इस्तेमाल करते हैं। आप लोग के फेवरेट हीरो भी आयरन मैन। आयरन मैन का नाम सुनकर आयरन नाम से याद आता है कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, बड़ा टफ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आयरन जब निकल कर आता है, एक्सट्रैक्ट होकर के आता है, तो जब गर्म फॉर्म में रहता है तो वो बेहद ही सॉफ्ट रहता है। आप उस आयरन का इस्तेमाल कहीं नहीं कर सकते। मिसनोमर है, हम लोग आयरन मैन करते हैं, बट आयरन से ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए। एक्चुअली में वहां पर 8th क्लास में हमने पढ़ा था, 9th क्लास में भी थोड़ा सा, फिर से 10th में थोड़ा सा पढ़ना है। वहां पर मेथड का इस्तेमाल करते हैं अलॉइंग का। अलॉय क्या होता है, 9th और 8th में आपको पढ़ाया गया था। होमोजेनियस मिक्सचर है, 2 और मोर मेटल का या फिर एक मेटल और नॉन मेटल का। ये मैन मेड फैक्ट्री प्रोडक्ट है, केमिकल रिएक्शन से नहीं, फैक्ट्री प्रोडक्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइमरी मेटल है जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको लेते हैं, उसको पहले मेल्ट कर देते हैं, और उसके बाद जिस एलिमेंट का या फिर मेटल का बोलो या फिर नॉन मेटल का उसमें जरूरत है, जोड़ करके हम लोग उसका कंडक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं या फिर उसके यूटिलिटी को बढ़ा लेते हैं। हाँ, तो वही बता रहा था आप लोगों को कि आयरन मैन आप लोग पूरा देखते हैं कि आयरन मैन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बट ऐसा कोई बात नहीं है। आयरन एज अ मेटल प्योर फॉर्म में बिल्कुल सॉफ्ट होता है।
उसका आप इस्तेमाल नहीं करते। आयरन एकदम लोहा है, स्ट्रांग है, ऐसा बात नहीं है। आयरन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे उसमें कार्बन का मात्रा, सॉलिड कार्बन जोड़ देते हैं, तब वो एक हार्ड अलॉय कहलाता है, जिसका हम लोग इस्तेमाल बहुत जगह पर कर सकते हैं। निकल क्रोमियम जोड़ते हैं तब स्टील बनता है, स्टेनलेस स्टील, वन ऑफ द वाइडली यूज्ड अलॉय, ये आयरन से बना हुआ है। ये हार्ड होता है, ये हार्ड होता है। आयरन जो मिलता है मोल्टन फॉर्म में वो हार्ड नहीं होता है। और आयरन को जब आप अपने एलिमेंटल फॉर्म में ले भी आओगे तो सबसे ज्यादा जंग उसी में लगता है, आपको मालूम है। बट जब हम लोग ऐसा अलॉय बनाते हैं तो उसमें रस्ट वगैरह नहीं लगता है। वैसे ये टेस्ट उसमें आने वाला नहीं है, बट नाम याद करके रखना है। कॉपर और जिंक का अलॉय है ब्रास, कॉपर टिन का अलॉय है ब्रॉन्ज, मरकरी से बनने वाला अलॉय को एमालगम कहते हैं। एमालगम दांत वगैरह में अगर मम्मी पापा का या फिर आपका ही कैविटी वगैरह हो जाता है तो डेंटिस्ट्री में उसका इस्तेमाल किया जाता है। एमालगम का ही इस्तेमाल किया जाता है कैविटी को भरने के लिए। एक खास नाम नहीं है कि मरकरी को किसके साथ जोड़ देंगे, कभी सिल्वर टिन के साथ भी बनता है, कभी कॉपर जिंक के साथ भी बनता है। सोल्डर एक बहुत ही फेमस अलॉय है, लेड और टिन का बना हुआ। टिन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इलेक्ट्रिकल वायर्स का वेल्डिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सोल्डर का बड़ा फेमस है। आपको लगेगा कि एल्यूमिनियम कॉपर का तार है, बट वो होता नहीं है, वो सोल्डर होता है। लीड और टिन का अलॉय है। और जो चीज हमें याद करना है कि अलॉय का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट, अलॉय का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये हमेशा प्योर मेटल से कम होता है। तो अभी पिछला 5 मिनट के लेक्चर से पता कम होगा तो क्यों यूज करेंगे, अरे इसलिए हर जगह पर मेरे को इसका कंडक्टिंग ही का थोड़ी काम है। कई जगह पर इसको हार्ड बनाना है, कई जगह पर इसको पतला बनाना है, कई जगह पर इसको रस्ट फ्री बनाना है। तो अलॉइंग इसलिए करते, सिर्फ कंडक्टिविटी बढ़ाने का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वैसे में भी मेटल का कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया। गैल्वेनाइजेशन जो है ये पिछले साल जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है कि गैल्वेनाइजेशन में हम लोग किस मेटल के ऊपर कौन सा मेटल का कोटिंग चढ़ाते हैं। तो जिसके ऊपर चढ़ाते हैं वो तो आयरन स्टील है, बट जिसका कोटिंग चढ़ाते हैं वो जिंक है। ये आया हुआ परीक्षा में जेईई का क्वेश्चन है। ये आपका पूरी ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम लोग कल के क्लास से बच्चों, कल के क्लास से 3rd ऑफ सितंबर से ऑफलाइन क्लास भी आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। कल से ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग जुड़े हुए हैं, कल से ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रहा है। भी का मतलब समझते होंगे, थ्रू आउट सेशन एंडिंग तक ऑनलाइन क्लास भी चलेगा। पूरा सिलेबस यूट्यूब में कंप्लीट करवाया जाएगा। एक क्वेश्चन भी ऑनलाइन ऑफलाइन में आगे पीछे नहीं होगा। बट फिर भी जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, कल से हम लोग ऑफलाइन में क्लास शुरू कर देंगे। टाइमिंग होगा मॉर्निंग में, जो लोग आना चाहते हो 8:30 AM से, और इवनिंग में जो लोग आना चाहते हो 3 PM से 3 बजे दोपहर में क्लास आप लोगों का चलेगा। जो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं कल से, उन लोग कल से ऑफलाइन भी आ जाएंगे, और जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उन लोग ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। कोरोजन आपका होमवर्क रहा, इसको पढ़ो। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए रहेंगे थ्रू आउट, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करो। हम जरूर से ऑनलाइन मोड पर पूरा सिलेबस क्लास 10 का दिसंबर के स्टार्टिंग तक खत्म कर लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।